नमस्कार, स्वागत है आपका डीटी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 29 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। कपिल मिश्रा और हरीश खुराना को मिला टिकट। 12 नामों की घोषणा बाकी। देश भर में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में युवाओं से करेंगे बातचीत। उत्तर भारत में ठंड से फिलहाल राहत नहीं। आज उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आंधी तूफान के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना। कई क्षेत्रों में घने कोहरे का अलर्ट। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग नए रिहायशी इलाकों में फैली। अब तक $150 अरब की संपत्ति के नुकसान का अनुमान। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का आगाज। दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों के साथ भारत के सुमित नागल, रोहन बोपन्ना, श्रीराम बालाजी और यूकी भामरे उतरेंगे कोर्ट पर। और आइए अब विस्तार से डालते हैं खबरों पर नजर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। भाजपा की दूसरी सूची में 29 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। भाजपा द्वारा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करने के साथ ही पार्टी ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 58 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। दूसरी सूची के अनुसार भाजपा ने करावल नगर से वर्तमान विधायक मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटते हुए उनकी जगह कपिल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से हाल ही में भाजपा में शामिल प्रियंका गौतम को पार्टी ने कोंडली से मैदान में उतारा है। वहीं मोतीनगर से पार्टी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी ने शकूर बस्ती से करनैल सिंह और मटिया महल से दीप्ति इंदौरा को टिकट दिया है। दूसरी सूची के अनुसार तिमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री, नरेला से राजकरण खत्री, किराड़ी से बजरंग शुक्ला, चांदनी चौक से सतीश जैन, सुल्तानपुर माजरा अजा से करम सिंह कर्मा, मुंडका से गजेंद्र दराल, सदर बाजार से मनोज कुमार जिंदल, हरिनगर से श्याम शर्मा और बलीमारान से कमल बागड़ी को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं उत्तम नगर से पवन शर्मा, विकासपुर से पंकज कुमार सिंह, कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया और मटियाला से संदीप सहरावत, द्वारका से प्रसून राजपूत और पालम से कुलदीप सोलंकी, राजेंद्र नगर से उमंग बजाज, तुगलकाबाद से रोहतास बिधूड़ी, ओखला से मनीष चौधरी और सीलमपुर से अनिल गौड़ बीजेपी की ओर से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में 10 जनवरी को संपन्न हुई थी। बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दूसरी सूची में 29 नामों पर अपनी स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के प्रतिभागियों से मुलाकात करेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 3000 युवा लीडर्स हिस्सा लेने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के प्रतिभागियों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले शनिवार की शाम एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से और दक्षिण अफ्रीका के लोकप्रिय क्रिकेटर जॉन्टी रॉड्स मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से आए यंग लीडर्स ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। इस मौके पर केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के युवाओं को स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज देश के युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि चलो
हम विवेकानंद जी से प्रेरणा लेके उठे, जागे और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के ध्येय स्वप्न को साकार करें। इससे पहले शनिवार की सुबह कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 3000 से अधिक युवाओं ने विकसित भारत के संकल्प को साधने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। हमारे देश में 2019 में प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि वी हैव टू टेक यूथ इनटू द यूथ पार्लियामेंट, इस लक्ष्य के साथ कि 18 से 25 साल का युवा इस देश का ड्राइविंग फोर्स है, लेकिन उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इस देश के कानून में प्राप्त नहीं है। लेकिन 2024-25 में आते आते 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ अब हमारा संकल्प हो चुका है, वी हैव टू टेक यूथ नॉट इनटू यूथ पार्लियामेंट, वी हैव टू टेक यूथ इनटू द रियल पार्लियामेंट। विकसित भारत एक युवा ही कर सकता है और आने वाले भविष्य युवाओं का ही है। मैं एक कलाकार हूं और कलाकार होने के नाते मैं पूरे देश से यह संदेश देना चाहता हूं, पूरे देश को, अगर हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, क्यों ना खेल हो, वो क्यों ना कला हो, वो क्यों ना संगीत हो, वो अपने क्षेत्र में हमेशा मेहनत करके ही आगे बढ़े। इस मंच पर देश भर से आए प्रतिभागियों ने विभिन्न 10 विषयों पर अपने विचार रखे, जिसमें तकनीक, कृषि, स्टार्टअप, खेल और फिटनेस, वैश्विक विनिर्माण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भविष्य के बुनियादी ढांचे के विकास, महिला सशक्तिकरण और अन्य सामाजिक मुद्दों पर युवा नेताओं ने अपने विचारों को प्रदर्शित किया। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में वहां की युवा शक्ति का अहम योगदान होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एक अहम कदम है। जाहिर तौर पर इस प्रकार के कार्यक्रम देश के युवाओं में न सिर्फ उत्साह का संचार करते हैं, बल्कि युवाओं में देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी पैदा करते हैं। कैमरामैन योगेश के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। विधानसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता के बाद बीजेपी महाराष्ट्र के शिरडी में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अपना राज्य अधिवेशन आयोजित करेगी। कार्यकारिणी बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल समेत राज्य के मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। अधिवेशन में पूरे महाराष्ट्र से 10,000 से अधिक बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। अधिवेशन के दौरान देवेंद्र फडणवीस का राज्य के मुख्यमंत्री बनने पर भव्य अभिनंदन किया जाएगा। अधिवेशन में स्वामी विवेकानंद के विचारों के आधार पर युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह शिरडी में आयोजित महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अधिवेशन के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह शनि शिंगणापुर मंदिर और शिरडी साईं बाबा मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। स्वामी जी के विचारों ने सदैव युवाओं को प्रेरणा दी है। 12 जनवरी को हर साल स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का महत्व स्वामी विवेकानंद जी के विचार और कार्यों को युवाओं के बीच पहुंचाना होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 को युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना थीम के साथ मनाया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के ऐसे कई संदेश देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, खासकर युवाओं को। देश के महान संत, दार्शनिक और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के मशहूर वकील विश्वनाथ दत्त के घर हुआ। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। नामकरण के समय स्वामी जी का नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया। परिवार के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म और आध्यात्म के गहरे संस्कार पड़ गए। 1881 में स्वामी विवेकानंद की भेंट स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। इसके बाद उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु और मार्गदर्शक बना लिया। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को कोलकाता में रामकृष्ण मिशन
और 9 दिसंबर 1898 को गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। 39 साल की अल्प आयु में स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में आध्यात्म की अलख जलाई एवं 4 जुलाई 1902 को बेलूर में महान आत्मा ने रामकृष्ण मठ में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। स्वामी विवेकानंद जी खुद 39 साल जिए और 39 साल दैट इज 39 ईयर्स उन्होंने सारा दुनिया को हिला दिया। खास करके जब वो वहाँ गए पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स शिकागो अमेरिका में गए, केवल मात्र 5 मिनट का जो उनका वक्तव्य था उससे उन्होंने सारी दुनिया को दिल जीत लिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसी भी समाज के सशक्तिकरण के लिए महिला का सशक्त होना बेहद जरूरी है। उनका देश के युवाओं पर अटूट विश्वास था और समाज के विकास के लिए उन्होंने युवाओं से आगे आने की अपील की थी। उन्होंने युवाओं को अपने विचारों पर अडिग रहते हुए पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाने का सुझाव दिया। हम विवेकानंद जी से प्रेरणा लेके उठे, जागे और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के ध्येय स्वप्न को साकार करें। स्वामी विवेकानंद का संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली था। उन्होंने अपने विचारों को सीधे लोगों तक पहुंचाया, खास तौर पर युवाओं तक। उन्होंने जो कहा, आज हमारे देश के युवाओं के बीच उनके विचारों और आदर्श के महत्व का पता चलता है। एक बार उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ 100 युवा दे दो और देखो कि देश को मैं कैसे विकसित करता हूँ। बिल्कुल युवा में वो ताकत है कि वो देश को ज़रूर विकसित करेगा और बिल्कुल 2047 तक करके ही मानेगा। आज पूरा विश्व भारत को एक युवा शक्ति के रूप में देख रहा है, क्योंकि देश का युवा पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा को लेकर अपने देश का परचम लहरा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव शर्मा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया। रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन इमारत पर स्लैब कास्टिंग के दौरान शटरिंग फेल हो जाने से कई मजदूर घायल हो गए। कानपुर कमिश्नर के विजेंद्र पंडियान के मुताबिक करीब 28 लोगों को बचा लिया गया और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं। इन मजदूरों को स्थानीय प्रशासन के सहयोग से रेलवे के अधिकारी और कर्मचारियों ने अस्पताल पहुंचाया। सभी घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना की जांच के लिए 4 अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है, जो घटना के कारणों की जांच करेगी। घटना में घायल मजदूरों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। सामान्य रूप से घायल मजदूरों को 50,000 तथा गंभीर रूप से घायल मजदूरों को 2,50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस राशि का भुगतान रेल प्रशासन करेगा। मेरे मजदूर सारे लेबर मेरे साथ के इसमें करीब 20-25 लोग थे और एक बाबूजी भी थे, वो भी उसके ऊपर ही थे शायद। और नीचे भी बहुत कुछ लोग थे, नीचे भी जो पिलर को इसको लगा रहे थे, शटरिंग को ड्रिलिंग कर रहे थे। और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां अज मिलके जश्न मनावांगे, लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच NDH। It's another 6। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और आइए ब्रेक के बाद बात करते हैं महाकुंभ की। प्रयागराज में कल महाकुंभ पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के साथ शुरू होगा। इस भव्य आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
पूरे 12 वर्षों के इंतजार के बाद महाकुंभ लगता है। इस बार प्रयागराज की धरती पर संगम किनारे महाकुंभ मेले के लिए संत और अलग अलग अखाड़े पहुंच चुके हैं। कल पौष पूर्णिमा से शुरू होकर महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और इसी दिन महाकुंभ का आखिरी स्नान होगा। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में विभिन्न स्थानों पर घने जंगल विकसित किए गए हैं ताकि शहर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध हवा और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज शाम को महाकुंभ मेला क्षेत्र में कलाग्राम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि कलाग्राम महाकुंभ मेला क्षेत्र के नगावासुकी क्षेत्र में भारद्वाज रोड पर 10 एकड़ से अधिक विस्तृत एक सांस्कृतिक स्थल है, जहां भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों के आकार में तैयार अनोखे कलाग्राम का उद्देश्य भारतीय लोक कला, संस्कृति और परंपराओं को जीवंत मंच प्रदान करना है। कलाग्राम महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र बनेगा। इसमें विभिन्न राज्यों की लोक कलाएं, हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य और प्रदर्शनियां प्रस्तुत की जाएंगी। बता दें कि इससे पहले 8 जनवरी को पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में कलाग्राम का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा भी लिया था। प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अनेक सुविधाओं के साथ ही मेले के दौरान स्वच्छता बनाए रखने की भी पूरी तैयारी की गई है। गंगा की निर्मलता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कचरा प्रबंधन ने प्रभावी व्यवस्था की है। आइए जानते हैं कि महाकुंभ के दौरान स्वच्छता प्रबंधन के लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। महाकुंभ में स्वच्छता प्रबंधन के विशेष उपाय किए जा रहे हैं, जिसके तहत आधुनिक तकनीक और पारंपरिक तरीकों से महाकुंभ के मेला क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखा जा रहा है। मेला क्षेत्र में 12,000 फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है, जो सेप्टिक टैंकों से लैस हैं। इसके साथ ही 16,100 प्री फैब्रिकेटेड स्टील टॉयलेट्स बनाए गए हैं, जिनमें सोख्ता गड्ढों की सुविधा है। ये टॉयलेट्स पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साथ साथ स्वच्छता भी सुनिश्चित करेंगे। मेला क्षेत्र में कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए 20,000 कचरा डिब्बे लगाए गए हैं, जो स्रोत पर ही कचरे को अलग करने में मदद करेंगे। इस प्रक्रिया से पुनर्उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलेगा। कचरा संग्रहण और निष्पादन को अधिक सुचारू बनाने के लिए 37.75 लाख लाइनर बैग का उपयोग सुनिश्चित किया गया है। सुबह 6 बजे जो है वो अखाड़ों में अंदर जो गंदगी रहती है उसको निकालते हैं हमारे लेबर, जो रेजान जो सफाई कर्मी हैं, वो जो है सुबह 6 बजे से लेकर के और 2 बजे तक भर में पूरा साफ कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद उसको टिपर पर, जो गाड़ी है टिपर पर लाद दिया जाता है, वो चला जाता है कंपैक्टर पे। हम सोचते हैं कि यहाँ से लोग जो भी जाएं, जो श्रद्धालु जाएं, वो ये कहें कि हाँ प्रयागराज की पावन धरती साफ सुथरी थी। धर्म और आस्था के साथ ही इस महाकुंभ के जरिए पूरी दुनिया को स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। ऐसे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे यहां आने वाले हर श्रद्धालुओं को स्वच्छता का अनुभव हो और उनके जरिए पूरे देश और दुनिया में स्वच्छता का संदेश भी जाए। स्वच्छता को बनाए रखने में सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, ताकि जो भी महाकुंभ में आए उसे महाकुंभ की धरती पूरी तरह साफ सुथरी मिले। इसका एक यह भी संदेश है कि अगर इतने बड़े महाकुंभ में जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं उसको साफ रखा जा सकता है, तो आप अपने आसपास भी सफाई रख सकते हैं। सरकार के यही है कि बस साफ सफाई की व्यवस्था अच्छे से रखनी है, मतलब कोई गंदगी न होने पर श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्वच्छता और सुव्यवस्थित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली मेला क्षेत्र को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाएगी। महाकुंभ 2025 के लिए अपनाई गई ये रणनीतियां न केवल स्वच्छता के उच्च मानक स्थापित करेंगी, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को भी दर्शाएंगी।
जो लोग आए यहाँ सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि गंदगी न दिखे और यहाँ से एक संदेश लेकर जाएं कि अगर इतने बड़े महाकुंभ स्थल में सफाई की जा सकती तो कहीं भी साफ रखा जा सकता है। ये संदेश भी लोगों के लिए है। कुंभ की धरती से तमाम संदेश हैं, लेकिन स्वच्छता का भी एक संदेश है। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेन सिंह, डीडी न्यूज, महाकुंभ प्रयागराज। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इसरो इतिहास रचने के बेहद करीब है। आपको बता दें कि स्पेसएक्स मिशन डॉकिंग के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। चेजर और टारगेट सैटेलाइट 15 मीटर की दूरी पर स्थित बताया गया है और 15 मीटर के बाद 3 मीटर और बढ़ा हुआ बताया जा रहा है। ट्रायल अटेम्प्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है और दोनों स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित दूरी पर पीछे लिया गया है। और आपको बता दें यहाँ के डाटा एनालिसिस के बाद डॉकिंग प्रक्रिया की पूरी की जाएगी। यानी इस वक्त की ये एक बड़ी खबर आ रही है। इसरो एक बार फिर इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच चुका है। स्पेसएक्स मिशन डॉकिंग के काफ़ी करीब बताया जा रहा है। और बता दें आपको कि चेजर और टारगेट सैटेलाइट 15 मीटर की दूरी पर स्थित बताए जा रहे हैं। यानी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। एक बार फिर इसरो इतिहास रचने के बेहद करीब होता जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर बात करते हैं महाकुंभ की। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि चेजर और टारगेट सैटेलाइट 15 मीटर की दूरी पर स्थित है और इसरो इतिहास रचने के बेहद करीब बताया जा रहा है। और इस वक्त ये एक बड़ी खबर आ रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रायल अटेम्प्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसरो से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। स्पेसएक्स मिशन डॉकिंग के काफ़ी करीब है और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि ट्रायल अटेम्प्ट के लिए पूरी तरह से तैयार स्पेसएक्स मिशन डॉकिंग के बेहद करीब और इतिहास रचने के लिए बिल्कुल तैयार है इस वक्त इसरो। और दोनों स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित दूरी पर पीछे लिया गया है। स्पेसएक्स मिशन डॉकिंग के काफ़ी करीब बताया जा रहा है और चेजर और टारगेट सैटेलाइट 15 मीटर की दूरी पर स्थित बताए जा रहे हैं। इस वक्त की ये एक बड़ी खबर आ रही है और इतिहास रचने के बेहद करीब इसरो बताया जा रहा है। और यहाँ अब आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और एक बार फिर से महाकुंभ की खबरों पर नजर डालते हैं। सनातन संस्कृति के आयोजन का महापर्व है महाकुंभ, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महापर्व है, जहाँ त्रिवेणी की संगम पर आस्था के संगम में डुबकी लगाने न केवल देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालुओं का हुजूम पहुंच रहा है, बल्कि सनातन संस्कृति के वाहक सभी अखाड़े भी पहुंच चुके हैं। इन्हीं अखाड़ों में से एक है श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा, जो महाकुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सहायता करने के साथ ही उन्हें प्रतिदिन भोजन प्रसाद भी उपलब्ध करा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में पधारे सनातन धर्म के सभी 13 अखाड़े महाकुंभ की परंपराओं को निभाने के साथ ही यहाँ पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भी हर संभव मदद कर रहे हैं। इन्हीं अखाड़ों में से एक है श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा, जहां प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा लोग भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भोजन प्रसाद की ये परंपरा आदि शंकराचार्य के समय से चली आ रही है, जिन्होंने अखाड़ों को मूर्त रूप दिया था। श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े के सभापति बापू मुक्तानंद जी हैं। कहते हैं, जब बापू मुक्तानंद जी नर्मदा के किनारे भ्रमण कर रहे थे तब इन्हें 3 दिन तक भोजन नहीं मिला था। थक हार कर वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, जहां किसी व्यक्ति ने उन्हें भोजन ग्रहण कराया। तभी उनके मन में यह भाव आया कि जब इस लायक होंगे तो किसी को भूखे नहीं रहने देंगे। गुजरात से लेकर जहां भी अखाड़े का कार्यक्रम होता है वहां इस तरह के भंडारे चलाए जाते हैं। इस भंडारे का प्रबंध पंजाब से आई एक सिख संगत संभाल रही है, जो पूरे श्रद्धा भाव के साथ लोगों को भोजन कराते हैं। यहाँ साधु संतों के साथ कोई भी व्यक्ति भोजन कर सकता है। इसकी व्यवस्था भंडारे में की गई है। भंडारे की कल्पना जब अग्नि अखाड़ा स्थापित हुआ था, जब अग्नि अखाड़ा बनाया हुआ था, आदिगुरु शंकराचार्य की ये परंपरा है। तभी से जो है अन्न क्षेत्र के दान की परंपरा प्रारंभ हुई है और आप देखते होंगे कि लगभग 10,000 के करीब लोग नित्य यहाँ भोजन लेते हैं। मूल मंत्र गुरु जी का यही है कि भाई जो पीड़ित है उनकी सेवा करो। कम से कम 1 महीने से ऊपर से दोनों टाइम लंगर चल रहा है। भले ही ये सिख पंथ से आए हुए लोग हों,
पर इनकी बापूजी में असीम श्रद्धा है और लोगों को भोजन कराने में इस पूरी टीम को महारत हासिल है। यहाँ भोजन व्यवस्था संभाल रहे ब्रह्मचारी जी का कहना है, जब हम किसी को भोजन कराते हैं तो हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। परमात्मा ने कितना पुनीत कार्य के लिए हमें चुना है, इसके लिए सबसे पहले परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम लोग सुबह 5 बजे चाय से लेकर रात को 12-1 बजे रात तक जो भी है बाहर से लोग आए उनको हम लोग भोजन करा। बापूजी का उद्देश्य है भी कोई हमारी सरपरस्ती में भूखा ना सोए। अन्न क्षेत्र बापूजी के बहुत जगह चलते हैं, यहाँ भी पूरी निगरानी के साथ एक एक पॉइंट को प्लस करके बापूजी बढ़िया क्वालिटी का अन्न क्षेत्र चला रहे हैं। महाकुंभ की धरती पर श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े की यह भक्ति भाव सनातन संस्कृति की परंपरा को बखूबी दर्शाता है, जहां हर भूखे को भोजन प्रसाद खिलाने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। अमरेंद्र सिंह, महाकुंभ, प्रयागराज से डीडी न्यूज के लिए। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसी सिलसिले में महिला श्रद्धालुओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण का स्टॉल भी लगाया गया है, जहां से पूरे महाकुंभ के दौरान महिला श्रद्धालु जरूरत पड़ने पर सैनिटरी पैड्स मुफ्त में ले सकती हैं। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों के साथ ही साधु संत और कल्पवासी पहुंच रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ आने वाले हर तीर्थ यात्री को अलग अलग तरह की जरूरतें पड़ती रहती हैं। इनमें से एक जरूरी चीज है महिला श्रद्धालुओं के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था करना, जिसका कुंभ मेले क्षेत्र में मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए वात्सल्य सेवा संस्थान और 9 संस्था ने मेला क्षेत्र में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण का कैंप लगाया है। ये संस्था पूरे महाकुंभ के दौरान महिला श्रद्धालुओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगी। इस विषय पर बोलते हुए वात्सल्य सेवा संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति अग्रवाल ने बताया कि महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड का समय पर होना बहुत ही जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए इसे शुरू किया गया है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको इमरजेंसी के समय पैड्स वगैरह की यहाँ पे आती है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो ये एक स्वच्छता के लिए और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये पहल एक 9 सैनिटरी पैड कंपनी और वात्सल्य सेवा समिति के माध्यम से मैंने करने की कोशिश की है। और ये संभवतः हमें लगता है कि ये अभी इस तरीके की पहल महाकुंभ के इस अवसर पर ये पहला ये स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें कि निःशुल्क वितरण उन महिलाओं को किया जाएगा जिनको कि इस पैड की आवश्यकता होगी। यहाँ पर वात्सल्य सेवा संस्थान और 9 संस्था की ओर से इस निःशुल्क सैनिटरी पैड कैंप का शुभारंभ सहायक निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. मिश्रा ने किया। डॉक्टर वी.के. मिश्रा ने डीडी न्यूज से बात करते हुए बताया कि संस्था को केंद्रीय चिकित्सालय के पास जगह उपलब्ध कराई गई है, जहां ये निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण करेंगे। वात्सल्य ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड ये 9 सैनिटरी नैपकिन वालों के सहयोग से हो रहा है। इनको जगह यहाँ पे हम लोगों ने दिया है, प्रोवाइड किया है, और ये पूरे कुंभ के दौरान जो है पूरे 45 दिन ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो नीडी महिलाएं हैं जिनको जरूरत होगी वो यहाँ से निःशुल्क ले जाएंगी। महिलाओं को कुंभ मेला क्षेत्र में निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण भी किया गया। इस प्रयास से कुंभ के दौरान जहां महिला श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी, वहीं स्वास्थ्य के प्रति उनमें जागरूकता भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।